नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी ना स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये शो आपका है, आप दर्शकों का है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा हम कवर करते हैं आपके सवालों के सिलसिले से, जहां पर एक्सपर्ट्स आपके सवालों पर, आपकी क्वेरीज पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़े कम वक्त में आपने इस शो को जिस तरह से सिर आंखों पर बिठाया है और जिस तरह से आपके मैसेजेस आते हैं कि आपको बेहतर चुनाव करने में मदद मिली है, उन सभी का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शो में क्या होगा खास, तो आपको बता दें, बेसिक्स तो ये है कि मार्केट के दिग्गज होंगे और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आज के शो में टीसीएस के नतीजे कैसे रहे हैं इस पर हम फोकस करेंगे। मिले जुले नतीजे बताए जा रहे हैं, लेकिन हम इसका और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बाजार में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या वजह है कि बाजार में एक बार फिर रौनक लौटी है, और हमेशा की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होगा और भी बहुत कुछ। और आज के शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपका परिचय कराएं। लेकिन आपको बता दें कि आपको करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल और भेजना है, और आप अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ईटी ना स्वदेश आप सर्च करिए। यहाँ पर हैशटैग KKT यानी कल की तैयारी, अपना सवाल भेजिए और अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज कल की तैयारी में हमारे साथ होंगी शर्मिला जोशी जी, sharmilajoshi.com से, और नितेश पावस्कर, रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम बात करेंगे टीसीएस की, तो देश की दिग्गज आईटी कंपनी है टीसीएस, और तीसरी तिमाही के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे अगर देखें तो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं, जहां टीसीएस का मुनाफा 10,850 करोड़ रहा, जो कि अनुमान से कम है। अनुमान की बात करें तो 11,200 करोड़ का अनुमान था, उसे काफी कम नजर आया। और जो कंसोलिडेटेड आय है उम्मीद से बेहतर रही है। कंपनी की तीसरी तिमाही में जो कंसोलिडेटेड आय है वो 58,269 करोड़ रही, जो कि 56,893 करोड़ के अनुमान से बेहतर रही है। वहीं कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है, जो एक तरफ 67 रुपए का है और 8 रुपए प्रति शेयर का जो मेन डिविडेंड है वो है, और इस तरह से आप देखें तो ये 75 रुपए का डिविडेंड हो जाता है। और नतीजों पर और ज्यादा इनसाइट्स के साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, मार्जिन्स के फिगर देखें तो वो मिस हुआ है, स्लाइटली कम रहे हैं, फिर भी ओवरऑल मिले जुले नतीजे ज़रा बताएं, और किन किन जगहों पर पॉजिटिव्स हैं और कहाँ नेगेटिव नज़र आए हैं इस पूरे नतीजे। जी हाँ, लार्जली मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस से इस क्वार्टर में म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू हमारा एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, लेकिन मार्जिन्स में एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। 24.7% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे इस क्वार्टर में, और कंपनी ने 24.5% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है 50 बेसिस पॉइंट्स का। वेज नॉर्मलाइजेशन के चलते सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक मिस देखने को मिला। मार्जिन्स लोअर आने के चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इस क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा कमेंट्री की बात कर लेते हैं। एट्रिशन इस क्वार्टर में लोअर साइड पे है। LTM एट्रिशन 21.3% पे आया है इस क्वार्टर में, वर्सेस 21.5% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। कंपनी ने ऐसा बताया कि एट्रिशन पीक हो चुका है और आगे चलते हुए क्वार्टर्स में भी एट्रिशन लोअर ट्रेंड पर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा डील विन की बात कर लेते हैं। याद रखें, कंपनी ने ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा बताया था कि 7 से 9 बिलियन डॉलर्स की रेंज रहेगी हर क्वार्टर में डील विन से, और इस क्वार्टर में 7.9 बिलियन US डॉलर्स की डील विन कंपनी ने एंजॉय की है। वो रेंज में है 7 से 9 बिलियन US डॉलर्स की, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा FY23 के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। याद रखें, कंपनी ने FY23 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और मार्जिन 25% का दिया था, और कंपनी ने मार्जिन
गाइडेंस रिटेन किया है FY23 के लिए। सो ऑल इन ऑल रेवेन्यू हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है। मार्जिन्स में एक मिस देखने को मिला है, सिक्वेंशियल बेसिस पर इम्प्रूवमेंट है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आया है। एट्रिशन के बारे में कंपनी ने बताया इस क्वार्टर में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है और आगे चलते हुए भी क्वार्टर्स में एट्रिशन कम हो सकता है। डील विन और डिमांड के बारे में कंपनी ने बताया कि डील विन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग में कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही और इसी के चलते डिमांड एनवायरनमेंट भी अभी के लिए स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सो ऑल इन ऑल मिले जुले नंबर से टीसीएस से इस क्वार्टर में मिले जुले नतीजे टीसीएस के। और ज़रा फटाफट से इस पे एक राय ले लेते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं। आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और शर्मिला जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। और इसके साथ ही नितलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। केवल टीसीएस के नतीजे ही नहीं, आईटी सेक्टर को ही हम देखें तो काफ़ी दिनों से निगाह थी और यहाँ से किस तरह के संकेत जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि टीसीएस से जब शुरुआत होती है तो पूरे सेक्टर पर उसको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मिलता ही। तो मेरे हिसाब से पहले अगर टीसीएस के नतीजों की बात करें तो आई थिंक दे वर अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। ये वीक क्वार्टर रहता है आईटी कंपनी के, सब ये जानते हैं लोग, क्योंकि छुट्टियां रहती है, फर्लोज एक्सेट्रा, तो उसके चलते थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है। इसमें एक दो चीज जो आई है वो कम्प्लीटली अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है, क्योंकि ये एक माना जा रहा था कि एट्रिशन पीक आउट हो गया है और वो दिख रहा है, वो नजर आ रहा है इन नतीजों में कि दैट एट्रिशन रेट इज नाउ स्लोइंग डाउन, जो आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी बात मानी जाएगी। और मेरे हिसाब से मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रोथ वो सब काफी ठीक आया है। थोड़ा यूके, क्योंकि उनका बिजनेस यूके और यूरोप का एक्सपोजर है, तो वो मान के चल रहे थे कि शायद वो रेवेन्यूज में उसका असर दिखेगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। वेंडर कंसोलिडेशन होगा, ये एनालिस्ट मान के चल रहे थे, वो भी नजर आया है। आई थिंक द ओनली सॉर्ट ऑफ इफ यू आस्क मी द बिट दैट आई डिडंट लाइक टू मच इज द फैक्ट कि उनकी जो नई डील विंस है that is slightly lower than what I had expected, और मेरे हिसाब से कंसर्न वही रहेगा। तो आई थिंक कमिंग टू द एंटायर सेक्टर, तो कंसर्न वही है कि क्योंकि रिसेशन की बातें चल रही है यूएस में, जो ये सभी दिग्गज आईटी कंपनीज के लिए उनका सबसे बड़ा मार्केट है, तो वो प्रेशर, उस चीज ने प्रेशर डाला है आईटी स्टॉक्स पर। सो वी आर रियली मूव्ड व्हेनेवर, जैसे कल हमने देखा था कि यूएस मार्केट अच्छे चले थे, नैस्डैक अच्छा चला था, तो उसका आज सीधा असर आईटी स्टॉक्स पर दिखा। So I think that kind of thing is likely to continue for 3 or 4 months till we get clarity कि किस तरह से चीजें आगे चलकर बढ़ेगी यूएस में। ये मान रहे थे हम कि शायद दिसंबर तक वो क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो नहीं आई है। So probably we'll have to give it another quarter। और जिस तरह की फेड कमेंट्री है, that also seems to suggest कि 3-4 महीने और इस चीज को लगेंगे till they really decide whether they are in recession or not, और किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ेंगे। So I think IT stocks थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहेंगे on days when we have positive news flow from US, अच्छा चलेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से अब बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो पी करेक्शन ऑलरेडी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात, बहुत अहम पॉइंट्स आपने रखे। और नितेश, अब कल जब बाजार ओपन होगा टीसीएस पर निगाह रहेगी, क्या देखते हैं? हालांकि स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है और नतीजे मिले जुले रहे हैं, किस तरह की उम्मीद हम करें? अगर हम लोग टीसीएस के चार्ट को देखेंगे तो अच्छा खासा एक आज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो एक्चुअली मैं सुबह से टीसीएस को ट्रैक कर रहा था, लेकिन मेरा क्लाइंट्स का कुछ पोजीशंस मैंने दूसरी जगह पे शॉर्ट करवाया था, तो उसी में मैं भूल गया कि टीसीएस को देखना, और अच्छा खासा मोमेंटम इस पे देखने को मिला। तो टीसीएस में अभी के लिए मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो 3300 से लेके 3350 ये रेंज में अगर कल का दिन बिताता है और 1 से 2 दिन के बाद अगर वो 3360 के ऊपर निकलता है, तो फिर से मैं इसमें 4 से 5% का एक अपसाइड मोमेंटम देख रहा हूँ। देखो, एक्सीडेंट जो होना था आईटी में तो हो चुका है, अभी कितना भी नेगेटिव न्यूज है मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरता भी है तो इसमें बाइंग करके जाना चाहिए। तो ओवरऑल मेरा जो व्यू है आईटी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव है, पिटा हुआ सेक्टर है, तो इसमें एक बाउंस बैक आना तय है। तो मैं टीसीएस को थोड़ा सा 50 पॉइंट की रेंज पे देखना पसंद करूंगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो सिर्फ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 3 से 4% का हम लोग प्लान करेंगे। और एक जो काउंटर में देख रहा हूँ आईटी में वो होगा विप्रो।
397 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर निकाल देता है तो सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 430 के आसपास का और दूसरा 450 के आसपास का। तो आईटी में मेरा जो व्यू है, अभी के लिए बिकवाली ना करें, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करें छोटे क्वांटिटी के साथ। खास रणनीति यहाँ आपको बनाने की सलाह नीलेश की ओर से आती हुई। आईटी स्टॉक्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या आपके पास वो स्टॉक्स मौजूद हैं। और चलिए आप जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। 3 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज रौनक नजर आई। जी हाँ, आज अगर हम बाजार को देखें तो निफ्टी करीब 242 अंक चढ़कर 18,100 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 847 अंकों की तेजी यहां नजर आई, 60,747 के पार पहुंचा। निफ्टी बैंक को देखें तो 394 अंकों की तेजी यहां दिखाई दी। सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही और मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छी बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी में करीब 1.4% की तेजी दिखाई दी। इस तेजी की M&M और TCS ने अगुवाई की, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे। निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज 2.6% की तेजी दर्ज की गई। और शर्मिला जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम बाजार को, सबसे पहले बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। यस, आई थिंक आज की जो जिस तरह की हमने बढ़त देखी और जैसे कि आपने कहा कि लगातार 2-3 पिछला हफ्ता जिस तरह से रहा है और आज जिस तरह से हमने एक बाउंस बैक देखा, वो बहुत अच्छा था। और एंड आई थिंक व्हाट मेक्स इट सॉर्ट ऑफ इवन बेटर इन माय आईज इज द फैक्ट कि पहले हम ये सोच रहे थे कि जो बैंकिंग एक लीडिंग सेक्टर रहा है वो थोड़ा साइडवेज चल रहा है और वहां से पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, लेकिन दिन के चलते हमने वहां से भी पार्टिसिपेशन देखा। तो मेरे हिसाब से इसका यही मतलब मैं निकालूंगी कि ये मार्केट अभी यहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी ये कौन से लेवल तक जाके चीजें सॉर्ट ऑफ लेवल आउट हो जाती है वो मालूम नहीं, लेकिन अभी के लिए मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आई थिंक दैट और थोड़ा अगर कल हमको पॉजिटिव व्यूज मिले, then some of the shorts etc could also get covered. So I would be sort of looking at like a Nifty in that 18,400-500 kind of range. बिल्कुल बिल्कुल। और नीलेश, आप बताएं बाजार पर किस तरह की रणनीति मौजूदा माहौल को देखते हुए बनानी होगी। व्यू है वो कंटिन्यूअसली सेल ऑन राइज का। ये लास्ट सेशन पे भी मैंने कहा था 17,800 हम लोग देखेंगे। फ्राइडे के सेशन में जैसे 17,800 दिखा, हम लोगों ने पोजीशंस क्लोज किया है और आज हम लोगों ने वीकली लेवल के ऊपर फिर से पोजीशंस बनाई। तो कंटिन्यूअसली आप मेरे 3 से 4 वीक का व्यू देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हम लोग निफ्टी के ऊपर प्रॉफिट में है। तो अभी भी मेरा जो ये ऊपर में मैं बिकवाली करना पसंद करूंगा। कल अगर मार्केट यहाँ से भी 100-125 पॉइंट ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली मुझे शॉर्ट जाना ही पसंद करूंगा। और जब तक मार्केट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 18,500 तक हम लोगों का प्लान है कि बिकवाली करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वो मुझे थोड़ा सा मंदी की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो 18,500 तक हम लोग बिकवाली करेंगे, लेकिन जो छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करना चाहते हैं वो कल अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अगर ऊपर मिलता है, 18,200 से लेके 18,250 इस रेंज में अगर मिलता है, वहां पे बिकवाली करके जाए। 18,330 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनाए और नीचे में अगर हम लोग फिर से टारगेट की बात करेंगे तो 18,050 से लेके 17,950। अगर फिर से हम लोगों ने 17,950 का लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो मैं जो पहले टारगेट कह रहा था 17,600 से लेके 17,200, ये मुझे लग रहा है कि जनवरी एंड तक आने चाहिए। ठीक है, तो इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी होगी। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये दर्शकों का शो है, तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। अंजू हमारी पहली दर्शक हैं झारखंड से, जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। कोरमंडल इंटरनेशनल के इन्होंने 30 शेयर लिए हैं 886 के भाव पर। क्या प्रॉफिट के लिए अभी बने रहना सही है या फिर निकल जाना चाहिए? शर्मिला जी, क्या होगी अंजू को सलाह? और मेरे हिसाब से वो बनी रह सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कोरोमंडल इंटरनेशनल जो थोड़े बहुत पॉजिटिव क्यूज बजट से भी लेता है। तो आई थिंक नाउ दैट द बजट इज 1.5 months और 2 months अवे, मेरे हिसाब से वो अभी के लिए बने रहे। देने की सलाह अंजू जी आपको। और अगली हमारी दर्शक हैं प्रिया देशमुख मुंबई से, और इनका सवाल है मद्रास फर्टिलाइजर के 707 शेयर इन्होंने लिए हैं 707, 85 रुपए 44 पैसे के भाव पे। आगे क्या करना चाहिए पूछ रही हैं। नीलेश, क्या होगी इनको सलाह?
देखो जो मोमेंटम आया था वो थोड़ा सा सेल ऑफ में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, काफी नीचे है, 60 रुपए का क्लास होप है, 64 के आसपास कुछ मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज आप कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन अगर ये काउंटर 77 रुपीज का ब्रेकआउट फिर से दे देता है, तब आप पोजिशन को होल्ड करना। फिर से जो ये हाई बना था वहां पे जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, लेकिन 60 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 64 के आसपास पूरा क्वांटिटी एवरेज करें, 60 रुपए का स्टॉप लॉस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है राजेश और राजस्थान से हैं ये। संदूर मैग्नीज के इन्होंने 50 शेयर लिए हैं 710 रुपए के भाव पे। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, संदूर मैग्नीज के इन्होंने 50 शेयर लिए हैं 710 रुपए के भाव पे। होल्ड करें या सेल करें, ये पूछ रहे हैं शर्मिला जी, क्या होगी सलाह? से वो होल्ड कर सकते हैं। माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 950। तो आपको होल्ड करने की सलाह और यहाँ पर टारगेट भी आपको मिलता हुआ। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है विक्रम पटेल। विक्रम पटेल गुजरात से हैं और इन्होंने एनटीपीसी के 2000 शेयर लिए हैं 168 रुपए 70 पैसे के भाव पे। आगे का नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करना बेहतर होगा? नितलेश, क्या होगी सलाह? सर इस स्टॉक को मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, जरा सा थोड़ा 1-2 दिन और दीजिए। मैं इस काउंटर को 177 का लेवल देख रहा हूँ। 177 जिस दिन ये क्रॉस करेगा तो पीछे ये रुकेगा नहीं। ये काउंटर मुझे 195 से लेके 210 ये लेवल दिखा सकता है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस ही रखना है तो एक स्टॉप लॉस में जरूर सजेस्ट करूंगा 166 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये निकाल देता है स्टॉप लॉस तो फिर से 158 तक जा सकता है। 177 से ही ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस आप 172 रुपीज का रखे और ऊपर में बड़े टारगेट के लिए आप पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। बिल्कुल, तो यहाँ आपको थोड़ी ख़ास स्ट्रेटजी बनानी होगी और देखना होगा इन लेवल्स पर। प्रमोद त्रिपाठी हैं कोलकाता से हमारे अगले दर्शक और इनका सवाल है टाटा मोटर्स के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं, भाव है 480, 3 महीने का टारगेट जानना चाहते हैं, क्या रखना चाहिए? शर्मिला जी, क्या कहेंगी? आई डोंट हैव एनी टारगेट, बट फ्रॉम ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मुझे टाटा मोटर्स काफी पसंद है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो टाटा मोटर्स में बने रहे। ठीक है, तो अगर लंबा नजरिया आप रख रहे हैं तो टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है मिशन दास, गुवाहाटी से हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है ग्लेनमार्क फार्मा के 40 शेयर लिए हैं 528 के भाव पे। आगे क्या करना चाहिए? नितलेश, क्या कहेंगे? सर इस काउंटर को होल्ड करिए। मैं भी काफी दिनों से इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को बोला भी था 400 रुपीज के ऊपर लेना है। ये काउंटर में 440 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये 440 को निकाल देता है तो फिर से इसमें 6 से 8% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है 410 रुपए का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि 400 के नीचे जैसे ये ट्रेड करना चालू कर देगा तो फिर से 350-360 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन 440 के ऊपर इसमें 6 से 8% का एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। इनका नाम है नित्या सुंदर और उड़ीसा से अपना सवाल हम तक पहुंचाया इन्होंने। टाटा पावर के 500 शेयर लिए हैं 233 के भाव पर। 12,000 का अब तक 12,000 क्या 13,400 तक का लॉस अब तक इनको हो चुका है। होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना बेहतर होगा? शर्मिला जी, क्या कहेंगे? टाटा पावर पूरे पावर स्पेस में मेरा पसंदीदा स्टॉक है और मेरे टारगेट क्लोजर टू 275 रहेंगे। उनका बैलेंस शीट काफी अच्छा है, उनके आगे चलकर प्लान्स विद इलेक्ट्रिकल बैटरीज एक्सेट्रा वो भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। सो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर वो बने रह सकते हैं टाटा पावर में। आपको बने रहने की सलाह। अगले जो दर्शक है उनका नाम है नरेश, जम्मू से हैं। पतंजलि के 32 शेयर लिए हैं 1435 के भाव पे। होल्ड करें या फिर निकल जाना बेहतर होगा, ये पूछ रहे हैं। नितलेश, क्या होगी सलाह इन्हें? सर इसको थोड़ा सा वेट करें, 1200 के ऊपर निकलने दीजिए। 1200 से लेके 1230 इस रेंज कंसोलिडेशन का अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो इसमें एक मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर कुछ काउंटर इसमें स्विच करना होगा आपको तो जस्ट मैंने आज एक क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, जुबिलेंट फूड को देखिए 507 रुपए के ऊपर ये काउंटर निकलता है तो आप इसमें पोजीशंस बनाएंगे। 490 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 8 से लेके 12% ये मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है।
तो जुबिलेंट फूड तभी लेना है 560 रुपए अगर ये निकाल देता है तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपको स्विच करना है तो। नहीं तो ये काउंटर में 1240 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा, फिर ये 1290 से लेके 1320 ये लेवल आपको दिखा सकता है। तो यहां पर आपको रखनी है नजर, और इसी सवाल के साथ दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं और देखते हैं कि कल जो है वो बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं। पूरा ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। हमारी नज़र होगी यूएस के होलसेल इन्वेंट्रीज पर और उसी के साथ हम देखेंगे EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा बड़ी दिग्गज कंपनी में से बेड बाथ एंड बियॉन्ड एक कंपनी है जो अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते हम देखेंगे कि कुछ टेक्सटाइल नेम्स पर इसका थोड़ा इम्पैक्ट हमें आ सकता है, जैसे कि वेल्सपन इंडिया, ट्राइडेंट, हिम्मत सिंगासाइड जैसे अन्य कंपनीज भी फोकस में रहेंगे ये कंपनी के रिजल्ट्स के बल पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक काफ़ी बज़ करता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है और इनफैक्ट कल ये कंपनी की बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है। फंड रेजिंग को लेकर कंपनी प्लान्स कंसिडर करने वाले हैं। इसी के साथ कुछ रेस्टोरेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। हम देख रहे हैं कि KFC अपना चीज़ा वापस ला रहे हैं रेस्टोरेंट्स में और ये अवेलेबल होगा कल से। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। फोर्ड के प्लांट की एक्विजिशन खत्म होने वाली है और इसी के चलते हमारी नज़र टाटा मोटर्स पर रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया भी फोकस में रहेगा। हम देख रहे हैं कि लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है और 3.3% इक्विटी लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएगी और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमें फोकस में रखना होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी है, इन ट्रिगर्स पर आपको नज़र रखनी है। और चलिए अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स तैयार अपनी अपनी VIP पिक्स के साथ। शर्मिला जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या है आपकी VIP चॉइसेस? आई एम गोइंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज काफी मोमेंटम में था ये स्टॉक, लेकिन मुझे काफी लंबे समय से ये पसंद है। अगर आपने इस महीने के भी आंकड़े देखे होंगे ओवरऑल ऑटो सेल्स के, तो आप उसमें पाएंगे कि इट इज कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स विच हैज डन वेल, और ये दोनों सेगमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के पोर्टफोलियो का हिस्सा है एंड दे हैव डन वेल फॉर देम। उसके साथ साथ उनके जो नए लॉन्चेस है इन द SUV स्पेस, उसकी भी काफी चर्चा रही है एंड दे हैव आल्सो डिलीवर्ड वेरी गुड नंबर्स। XUV 700, आज ही उन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च की थार, जिसका प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है। एक नई स्कॉर्पियो भी लॉन्च की है, उसका भी रिसेप्शन काफी अच्छा रहा है। तो वो अपने आप को उस तरह से रेलेवेंट रख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नए मॉडल्स अनाउंस करते हैं देयर इज एन एपेटाइट फॉर दैट। उसके साथ साथ उनका EV का भी प्लान है, तो वो भी एक अहम चीज होगी। आई थिंक इट हैज ऑलरेडी बीन शोकेस्ड इन सम ट्रेड शोज, लेकिन फॉर्मल लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसका भी इंतजार रहेगा। So my target would be this is a stock for the long term, क्योंकि वैसे तो it has run up, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक ऑटो में आपके ऐड करना चाहेंगे तो देन कंसिडर महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे टारगेट्स मेरे 1500 के रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको रखनी है नजर, टारगेट आपको मिलते हुए। चलिए नितलेश, बताएं आपकी VIP पिक कौन सी है? सर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट के साथ जाना पसंद करूंगा। तभी बाइंग करना है जब ये काउंटर 3900 के ऊपर निकलेगा। 3860 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे 3980 से लेके 4040। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये काउंटर 3840 ये लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर से मुझे 8 से 10% का नीचे के साइड में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो जिनका भी पोजीशन है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और लास्ट अपडेट होगा, लास्ट वीक में हम लोगों ने M&M दिया था, उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और ICICI बैंक में तकरीबन 40 से लेके 45 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग टारगेट हमें नीचे के साइड में देखने को मिला है। तो डीमार्ट में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। तो डीमार्ट में कम क्वांटिटी के साथ खरीदारी की आपको सलाह। ये है VIP पिक नितलेश की। और इसी के साथ वक्त हो गया है शो में आपसे इजाज़त लेने का। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स शर्मिला और नितलेश, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।